डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण मोहन। मैं आपको क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रहा हूँ, और जिसका ये सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है। ये आज आप पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, नेपोलियनिक कोड, जो उनने सुधार वगैरह किए थे, और जो लोकल पॉपुलेशन था, जो कॉन्कर्ड एरिया थे, उसके रीजन जो उसने अपने कब्जे में कर लिए थे, वहाँ के लोगों का रिएक्शन वगैरह पढ़ा था हमने, जो मिश्रित प्रकार का था। कुछ लोग उसको पसंद भी करते थे शुरुआत में, और बाद में वो उसको शत्रु की तरह समझने लगे, क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को राजनीतिक गुलाम की तरह देखने लग गए थे नेपोलियन के अधीन होते हुए। तो ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो इस पार्ट का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि राष्ट्रवाद का यूरोप में निर्माण। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं बच्चों। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये पूरा, तो यहाँ पर इस बारे में है कि अब यूरोप का जहाँ पे भी अब जितने भी हम क्षेत्र पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो पढ़ा जाएगा उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ जो यूरोप के लोग हैं, इनकी भाषाएं अलग अलग हैं, इनकी जातियाँ अलग अलग हैं, कल्चर इनके अलग अलग हैं। तो बाकी जैसे फ्रांस में हमने देखा कि ये एक जैसा कॉमन आइडेंटिटी अपना शेयर कर रहे थे, और कुछ जागरूकता इनके अंदर आ गई थी राष्ट्र नेशन के प्रति, एकता के प्रति सोच इनकी परिपक्व हो चुकी थी, और ये अपने आप को एक समझ रहे थे, और एक होकर ये संघर्ष करना चाहते थे, मोनार्क को हटाना चाहते थे, राष्ट्रवाद अपने वहाँ फ्रांस में लाना चाहते थे। लेकिन पूरे यूरोप की जब बात कर रहे हैं, अब वहाँ पर तो लोगों की भाषाएं एक सी थी, जाति धर्म संस्कार सब एक जैसा था, मगर यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि इनकी लैंग्वेज, जाति, कल्चर और क्षेत्र सब कुछ बिल्कुल अलग से अलग था। तो यहाँ पर फिर नेशनलिज्म ये एक कैसे होंगे, इस बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ना। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलो हम पढ़ना चालू करते हैं इसको। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today। मतलब अगर हम मिड 18th सेंचुरी का जो यूरोप था, अगर उसका हम मैप देखने लगें, उसका नक्शा देखने लगें, तो वहाँ पर हमको कहीं भी नेशन स्टेट्स नहीं दिखाई देंगे जैसे हम आज देखते हैं। मैं आपको थोड़ा मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ मोबाइल में। तो ये देखिए, ये हमारा आज वर्तमान का यूरोप का मैप है। ये मोबाइल में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे ये स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है, इटली है। ये हम देख पा रहे हैं कि ये आज नेशन स्टेट की तरह हमको दिख रहा है। ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, सबको हम अलग अलग पहचान सकते हैं। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको यहाँ पे मोबाइल में मैप के द्वारा दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग। तो जैसा कि हमने देखा कि मिड 18th सेंचुरी यूरोप में अगर हम देखेंगे तो नेशन स्टेट्स हमको वहाँ नहीं दिखेंगे जैसे कि आज दिखते हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। ये जो डचीज है, डची का प्लूरल है ये, कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। अब मैं थोड़ा ये इसको समझाऊँ आपको कि ये जो किंगडम्स थे, यानी थोड़े राज्य का मतलब क्षेत्र है जहाँ पर रूल आउट कर रहा है कोई एम्परर, तो ये बड़ा क्षेत्र है। डचीज जहाँ के ड्यूक होते थे रूलर, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, प्रशासकीय विभाग होते हैं, जैसे कलेक्ट्रेट होता है, तहसील होता है, प्रांत होता है, तो छोटे छोटे एरिया में इनको कैंटन्स बोला जा रहा है। तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, जिसको हम जर्मनी के नाम से जान रहे हैं, इटली के नाम से जान रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड के नाम से जान रहे हैं कि एक आज नेशन है, वह डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये बड़े बड़े साम्राज्य में बटा हुआ था, जहाँ पे ड्यूक रूल करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बटा हुआ था ये। और जहाँ के जो रूलर थे, हुज रूलर्स, जिसके जो रूलर थे, हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज,
ऑटोनॉमस का मतलब हुआ स्वायत्त, इनके ऊपर किसी का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था, ये स्वायत्त थे। स्वायत्त थे मतलब ये किसी का अंकुश नहीं था इनके ऊपर, स्वायत्त अपना शासन चलाते रहते थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो जर्मनी दिख रहा है, ये जो स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है, और ये जो इटली दिख रहा है, ये आज ये नेशन स्टेट बन चुके हैं, ये प्रेजेंट मैप है। लेकिन यही पहले छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझा पा रहा हूँ कि ये ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ में बटे हुए थे ये, और ऐसा शासन इनका चलता था। पहले भी मैं आपको थोड़ा बैकअप दे चुका हूँ कि राष्ट्रवाद के निर्माण की बात कर रहे हैं हम यूरोप में। अब हमने यहाँ जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड की बात कर ली। अब ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यानी पूर्वी और सेंट्रल यानी जो मध्य में है यूरोप, वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश मोनार्क थे यहाँ पर, और विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और यहाँ पर जो ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, यहाँ पर डाइवर्स यानी विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. तो पढ़ने से तो क्लियर समझ में आ रहा कि दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स, वो अपने आप को नहीं देखते थे एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। उन लोग की एक जैसी संस्कृति नहीं थी, और कोई एक जैसी उनकी आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं थी कि जो एक जैसा वो अपने आप को कह सके कि हम एक जैसे हैं। और एक जैसे का मतलब राष्ट्र मतलब एक जैसा होना। और ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और प्रायः वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और बहुत सारे जाति, अलग अलग जाति समुदायों के थे वो, उनका संबंध था। बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जाति समुदाय से वो संबंध रखते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। हैब्सबर्ग एम्पायर जो एक हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसने ऑस्ट्रिया और हंगरी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल में ऑस्ट्रिया और हंगरी, तो ये देख सकते हैं आप, ये है फ्रांस, फ्रांस, और फ्रांस से आगे हम आ रहे हैं, ये है ऑस्ट्रिया और ये है हंगरी। तो यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर था। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा ऑस्ट्रिया और हंगरी जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था। तो कहने का मतलब कि ऑस्ट्रिया और हंगरी कितना बड़ा क्षेत्र है, और फॉर एग्जांपल वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स। अब बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र थे एंड पीपल्स, और वहाँ के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अलग अलग प्रकार के थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, और इसमें शामिल थे अल्पाइन रीजन्स। अल्पाइन रीजन्स यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है यूरोप का, जिसका नाम भी यहाँ दिया जा रहा है, टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सूडेटेनलैंड, एज वेल एज बोहेमिया। अब एज वेल एज साथ ही बोहेमिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लैंड लॉक्ड एरिया है बोहेमिया, ये सेंट्रल यूरोप में चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, वेयर द अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, और जहाँ का अभिजात वर्ग मुख्य रूप से जर्मन भाषा बोलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोहेमिया एक लैंड लॉक्ड रीजन है, जिसको हम चेकिया के नाम से जानते हैं आज। तो ये देखिए आप, ये देखिए चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, सब तरफ से दूसरे दूसरे अलग अलग राज्यों से ही घिरा हुआ है। और इसको मैं आपको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ कि आसपास क्या है इसके। ये देखिए, इधर से जर्मनी से वेस्ट में, नॉर्थ में ये बर्लिन पोलैंड, साउथ में ऑस्ट्रिया है, और ईस्ट साउथ ईस्ट में स्लोवाकिया है, क्राकोव है। तो ये समझ पा रहे होंगे आप, लैंड लॉक्ड बोहेमिया को आज इस नाम से जाना जाता है, चेकिया के नाम से। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हैं आप। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा है कि जर्मन स्पीकिंग यहाँ पर, अब ये भी यूरोप है और ये भी यूरोप है। तो इट ऑल्सो, और यूरोप में हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग है
और ये जो इटली वाले एरिया हैं, जो ये वेनेशिया, लोम्बार्डी, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस हैं ये, ठीक है, इसमें ये भी शामिल है। तो हमने हैब्सबर्ग में 2 एरिया बता दिए अभी, जर्मन स्पीकिंग और इटालियन स्पीकिंग। अब अपन आ जाते हैं इन हंगरी। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। अब अपने को पहले से भी आप जानते हैं, पता है कि हंगरी की जो लैंग्वेज है वहाँ की मग्यार है ना। तो ज़्यादा आधी वहाँ की आधी जनसंख्या क्या बोल रही है, मग्यार बोल रही है, जबकि आधी क्या बोल रही है, वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, यानी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं वो लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। अब मैं आपको ये मैप में दिखा दूँ ज़रा। तो ये देखिए, जो ये स्पेन दिख रहा है आपको, तो स्पेन का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये वाला, ये गैलिशिया के नाम से उस समय जाना जाता था मिड 18th में, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अपन। तो हमने पढ़ा इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे गैलिशिया के लोग। बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, अब ये जितने भी 3 अपन ने डोमिनेंट हैं, प्रभावशाली बड़े बड़े क्षेत्र, हैब्सबर्ग, इटली जर्मनी वाला, और मिड यूरोप वाला, ये हंगरी वाला, ये जो प्रभावशाली प्रभुत्व संपन्न जो क्षेत्र थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे, इनके अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसकी बाउंड्री में, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनके अधीन कुछ किसान भी थे। बोहेमियंस पढ़ चुके हैं हम, बोहेमियंस, बोहेमिया कहाँ पे है। एंड स्लोवाक्स, स्लोवाकिया रहने वाले जो स्लोवाक्स बोलते हैं, स्लोवाकिया के लोग, स्लोवाक्स वहाँ की लैंग्वेज, टू द नॉर्थ। और स्लोवेनिया, ये भी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अभी। स्लोवेनिया के लोग स्लोविन्स बोलते थे इन कार्नियोला। और क्रोट्स टू द साउथ एंड रूमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, ठीक है बच्चों, मैं दिखाता हूँ फिर इसको आपको बताता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर का ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन, जिसमें हमने देखा कि जो स्लोवाकिया है वहाँ के बोलने वाले, और ये स्लोवेनिया के बोलने वाले, तो सबकी अलग अलग भाषाएं यहाँ पे, स्लोवाक्स बोल रहा है, स्लोवीन बोल रहे हैं। और ईस्ट साइड में हमने बोला क्या पढ़ रहे हैं, ईस्ट, ईस्ट में कौन सी भाषा बोल रहे हैं, रोमन्स, रोमन्स। अब रोमन्स एक तरह की जो रोम की सभ्यता थी वहाँ का पूरा मिक्सचर है, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं मिलाकर, उसको मिलाकर बहुत सारी मिश्रित भाषाएं हैं, लोकल लैंग्वेज को मिलाकर रोमन्स बोला जाता है। तो देख रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे कि जितने अलग अलग क्षेत्र हैं सभी जगह पर अलग अलग, ये जो क्रोएशिया, क्रोएशिया के लोग क्रोट्स बोल रहे हैं साउथ में, ये स्लोवेनिया के साउथ में है वो, और रोमन्स ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया में। तो such differences did not easily promote a sense of political unity। तो ये जितने डिफरेंसेस हमने देखे, तो ये राजनीतिक एकता को, ये समझ को, एकता वाली, राष्ट्रवाद वाली समझ को ला पाना थोड़ा मुश्किल लगता था। फिर आगे पढ़ रहे हैं। द ओनली टाई बाइंडिंग, अब है तो हैब्सबर्ग के अंतर्गत अधीन ही है पूरा क्षेत्र, तो इसीलिए द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स, अब जिसके कारण ये बंधे हुए हैं टुगेदर, साथ साथ, वॉज ए कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर, यानी निष्ठा थी इनकी, जो शासक था उसके प्रति सत्य निष्ठा थी, उसको अपना राजा मानते थे, इसलिए आपस में ही बंधे हुए थे। नहीं तो इनकी लैंग्वेज, जाति, संप्रदाय, संस्कृति सब कुछ अलग सलग था, तो इनको एक सूत्र में बंध पाना, बंध के रहना बहुत मुश्किल वाली बात थी। तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। अब ये इतनी विडंबना हमने देख लिया, पैचवर्क देख लिया कि कितनी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, कितनी उलझन थी। तो फिर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे प्रकट हुआ यहाँ, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यही, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे 1797, यहाँ पे लिखा नेपोलियन इन्वेड्स इटली,
जब नेपोलियन ने हमला आक्रमण किया था इटली पे, नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन, यहाँ से, यहीं से नेपोलियनिक वॉर, नेपोलियन के द्वारा जो युद्ध की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से शुरू हुआ था। नेपोलियन ने जो कब्जा करना शुरू किया था पूरे यूरोप पे। और 1814 1815, तो इस समय की क्या बात थी, तो इस समय फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की शक्ति जिस तरह से बढ़ी थी उसी तरह से वो ख़त्म भी हो गया, समाप्त भी हो गई शक्तियाँ, और जितने भी उसने कॉन्कर किए थे क्षेत्र उससे छीन लिए गए थे। द वियना पीस सेटलमेंट भी इसी समय हुआ था। बहुत सारी कांग्रेस हुई थी और फ्रांस में आगे क्या तय करना है, कैसे चलेगा फ्रांस, तो उन चीज़ों को यहाँ पर निश्चित किया गया था। 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। अब ग्रीक, आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि जैसे इटली वाला जो एरिया है वो रोम की सभ्यता हम कहते हैं, रोमन सिविलाइजेशन, और जो ग्रीक जस्ट उसके बगल में है उसको हम बोलते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन। तो ग्रीक के जो लोग थे, जैसे जैसे यूरोप में लोग परेशान हो रहे थे नेपोलियन की गलत नीतियों की वजह से और पॉलिटिकल फ्रीडम जो उनको जाती हुई नज़र आ रही थी, तो अब लोगों के अंदर सीधे सीधे धीरे धीरे अब नेशनलिज्म और नेशन वाली भावनाएं विकसित हो रही थी। तो 1821 में ये हुआ था ग्रीक स्ट्रगल। अब ग्रीक में भी इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष शुरू हो चुके थे। और 1848, तो 1848 का जो समय था, रिवॉल्यूशंस इन यूरोप, अब क्रांति हो रही थी पूरे यूरोप में। आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट, उद्योगों में काम करने वाले जितने कर्मचारी थे, किसानों के विद्रोह, अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, जो आर्थिक तंगी इनको देखनी पड़ रही थी उसके कारण इन्होंने विरोध करना शुरू किया था। और मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस, और जो मध्य वर्ग था, ये अभी आप पढ़ेंगे, मध्य वर्ग का एक उदय हुआ था, एक तरह से एक नया वर्ग बना था। पहले मध्य वर्ग का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब नया बना था वो इन परिस्थितियों में। तो वो संविधान की मांग करने लगे थे। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, प्रतिनिधि सरकार मांगने लगे थे। प्रतिनिधि सरकार माने डेमोक्रेसी की बात हो रही है। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, चेक्स एट्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स। अब जितने भी क्षेत्र हैं भाषा बोलने वाले, ये लोग नेशन स्टेट की मांग करने लगे थे 1848 के समय। और पहले मैंने आपको बताया था कि इटली पहले अस्तित्व में नहीं था, जर्मनी अस्तित्व में नहीं था, वॉर ऑफ क्रीमिया के बाद। और मैंने आपको बताया था कि 1853 टू 1855 में वॉर ऑफ क्रीमिया हुआ था। अब उसके बाद ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि इनको, अब परिस्थितियाँ क्या बनी, अब जो रसिया ने कुस्तुनतनिया, ये जो इटली वाला एरिया है ऑस्ट्रिया के पास वाला, यहाँ पे वो हमला करना चाहता था, उस पर अपना कब्जा करना चाहता था, अनिर्णायक युद्ध था। तो अब लोगों को में डर आ गया कि भाई हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी हम पे हमला करके हम पे कब्जा कर सकता है। तो लोग अब नेशन बनना सोचने लगे, और यूनिफिकेशन का मतलब वही है कि अब एक रहेंगे। तो पूरा इटली जब एक हो गया, पूरा जर्मनी जब एक हो गया, और वो हुआ इसीलिए, यूनिफिकेशन इसीलिए हुआ कि वो शक्तिशाली रह सके, उनके ऊपर कोई आसानी से हमला ना कर सके, उनको अपने कब्जे में ना ले सके। तो 1859 से 1870 के बीच की जो प्रोसेस है, यहाँ इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। और 1866 से 1871 तक जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। अब 1905 में स्लैब नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स। और ये जो ऑटोमन एम्पायर से जो टर्की वगैरह है, तो ये जो एथेंस था और रोम की सभ्यता थी, यहीं पर जिसको हम बाल्कन क्षेत्र भी पढ़ते हैं बीच में, तो इन्होंने भी अब नेशनलिज्म की मांग करना शुरू कर दिया था। बात करने लगे थे, यहाँ पे भी राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था, नेशन स्टेट की बात ये भी करने लगे थे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे मैं बताऊँगा। आप लोगों से मुझे कमेंट प्राप्त हुए थे, फ़ोन भी आया था कि वीडियो थोड़े छोटे बने तो अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ ख़त्म करते हैं इसको कंप्लीट करके, और आगे फिर नेक्स्ट आगे पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है बच्चों, टेक केयर।